सभी को अभी मेरी जो रनिंग स्टोरी है सीईओ संग शादी, उसके कुछ पार्ट बाकी रह गए हैं जिनकी अभी एडिटिंग नहीं हुई है। तो उनकी एडिटिंग होते ही उसके पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएंगे। तब तक मेरी दूसरी स्टोरी को आप एंजॉय कीजिए जिसका नाम है वे जुबान दिल। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। घर की छत के कोने में अकेली बैठी दिव्यांशी बार बार अपने हाथों की सुर्ख लाल रंग की मेहंदी को बार बार देखे जा रही थी। जितनी बार वो उस मेहंदी को देखती उसकी आंखों की मेहंदी से रंग ज्यादा गहराई के साथ साथ बरसने लगती। कहने को तो दिव्यांशी अपने खानदान की इकलौती बेटी थी। उसके पापा और चाचा के बीच वो इकलौती बेटी थी। होने को दिव्यांशी के भी दो छोटे भाई थे और उसके चाचा के भी दो बेटे ही थे। दिव्यांशी घर में बड़ी थी और सभी उसे प्यार से दिव्या कहा करते थे। और दिव्या बहुत ही ज्यादा समझदार और कम बोलने वाली शर्मीले स्वभाव की थी। और उसके ऐसे स्वभाव के कारण वो सभी की आंख का तारा थी। देखने में सभी दिव्या अद्भुत सुंदरी थी। उसके चेहरे का नूर देखकर हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाता था। पर वो अपनी इन सब खूबियों से परे अपने आप में रहती थी। अभी कुछ महीने पहले ही दिव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। आज दिव्या जो सबकी लाडली होने के बाद भी सबसे अलग होकर अपने हाथों की मेहंदी को देख देख कर रोए जा रही थी। कल दिव्या की शादी और सुबह ही उसकी मेहंदी लगने लगी थी। अब शाम को संगीत है, लेकिन वो शोर से दूर सबसे अलग बैठी थी। बार बार एक ही चीज याद आ रही थी, देवू। देवू ये नाम वो जितनी बार याद करती उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लग जाता। दिव्या राठौर रतन सिंह राठौर की बेटी थी और कनक राठौर उसकी माँ का नाम था। वैसे तो रतन सिंह अपनी फैमिली को लेकर 20 साल पहले ही कोलकाता शिफ्ट हो गया था। वहां उनका बहुत बड़ा बिजनेस जो खड़ा हो गया था। रतन सिंह एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, जो उसके स्कूल के दिनों से उसका अच्छा दोस्त था। और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इनके परिवार में भी आपस में एक दूसरे से जुड़ गए थे। दोनों ने स्कूल कॉलेज सब साथ साथ किया। फिर दोनों शादी करने के बाद एक ही शहर में शिफ्ट हो गए। दोनों दोस्तों ने मिलकर हीरे का बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया। आज दोनों दोस्तों की देश विदेश सभी जगह इनका व्यापार फैला हुआ था। होने को दोनों ही दोस्त बहुत संपन्न परिवार से थे, फिर भी दोनों ने अपनी अलग पहचान बनाई, वो भी अपने दम पे। रतन सिंह के दोस्त का नाम धन सिंह शेखावत था। धन सिंह और रतन सिंह दोनों के परिवार कोलकाता में साथ साथ आसपास ही रहते थे। रतन की बेटी दिव्या भी शादी में धन सिंह रतन की बेटी दिव्या की शादी में धन सिंह आना तो चाहता था, पर अपने परिवार के साथ। पर आज उसके भी बड़े बेटे की शादी थी, तो ना तो रतन उसके बेटे की शादी में जा पा रहा था और ना धन सिंह आ पा रहा था। खैर, दिव्या की शादी की तैयारियों में पूरा राठौर परिवार ऐसा खोया हुआ था कि किसी को भी दिव्या की खबर नहीं थी। और दिव्या वो तो अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान ली सबकी खुशी के लिए हंस तो रही थी, पर उसकी मुस्कान जब उसके दर्द पे भारी होने लगी तो वो सबसे अलग होके छत के कोने में जाकर बैठकर अकेली रो रही थी। उसके रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और रोते रोते बस एक ही बात कह रही थी, क्यों देवू, क्यों? क्यों हमारे सीने में आपने अपने लिए अरमान जगाए? क्यों हम पे वो हक जताते थे? क्यों हमको वो एहसास कराते थे? क्यों हर पल हमको अपने नाम का एहसास देते रहते थे? क्यों तुम सबके सामने चुप रहते? क्यों नहीं कहा सच? सब कुछ हमारी आंखों के आगे हुआ, फिर भी क्यों चुप रहे? क्यों नहीं कहा सच? और क्यों सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही डाल दिया? क्या समझे हम तुम्हारी चुप्पी को? क्या जो हम महसूस करते थे वो सब झूठ था या हमारा वहम था? शायद हमारा वहम ही था, क्योंकि हम नहीं समझ पाए थे आपकी परवाह करने के तरीके को। हम ही आपकी परवाह को, आपका प्यार समझ बैठे थे, जो तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी आंखों से समझ जाया करते थे। पर हम कितने बुद्धू थे ये भी नहीं समझ पाए कि ये तो तुम हमें अपनी बहन पूनम दीदी और गुंजन की तरह सबसे प्रोटेक्ट करते। जैसे अपनी बहनों को सबसे बचा के रखते थे, वैसे ही हमें भी बचा के रखते। और हम बेवकूफ़ तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारा हमारे लिए अनका प्यार समझ बैठे। बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा हमारे ऊपर अपना हक जमाना और हमारे साथ बिना कहे वो एहसास, वो सब झूठ था। हम क्यों आपकी आंखों में सच नहीं देख पाए? क्यों? इतना कह के दिव्या एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगी। वो अभी देवू को याद कर ही रही थी, तभी उसकी माँ आई और उसको खोजते हुए बोली, अरे लाडो, तू यहाँ बैठी है सबसे अलग, और हम तुमको पूरे घर में देखते फिर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो। चलो अब कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। रही बस अपनी विदाई के आंसू भी अभी से बहा रही हो। चलो अब अपने कमरे में चलो। वो पूनम कितनी बार फोन कर चुकी है आपसे बात करने के लिए, और अभी लास्ट बार गुंजन का फोन आया था, हमको ऊपर आना ही पड़ा तुमको देखने। चलो चलकर उनसे बात कर लो, वो लोग फोन कर रही हैं। और सुन, अब तुम खाना खाकर हमारे साथ नीचे चलना, थोड़ी देर में संगीत शुरू होगा और तुमको हमारे साथ चलना ही होगा, वहाँ सब लोग तुमको बुला रहे हैं। तो दिव्या ने
अपने दर्द को दबाते हुए कहा, माँ आप जाइए, हमारा सिर बहुत दर्द कर रहा है, हम दवाई लेके सोना चाहते हैं, आप सब एंजॉय करें। तो कनक भी अपनी लाड़ो के सिर पे हाथ फेर कर कहा, ठीक है लाड़ो, तू अभी आराम कर और आराम से अपने कमरे में सो जा, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी कल से तुझे वैसे ही पराए घर जाना है, कल तो तू हमारी ना होकर किसी और की हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर तो दिव्या का दर्द एक बार फिर से ताजा हो गया। वो एक बार फिर से दर्द से तड़प कर उठी, पर कुछ कह ना सकी। इस बार भी वो अपने दर्द को छुपा गई अपनी माँ से। माँ ने भी उसे खाना खाकर आराम करने को कहा और उसका कमरा बंद करके बाहर जाने लगी। तभी दिव्या ने पीछे से आवाज देकर कहा, माँ प्लीज अब आज रात हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे रूम में सोने को किसी को मत भेजना, हम अकेले सोना चाहते हैं और पूनम गुंजन से हम बात कर लेते हैं, पर अब हमारे लिए परेशान ना होना और हमारे रूम में मत आना। तो माँ ने भी कहा, ठीक है लाड़ो, और ऐसा कह के माँ रूम से चली गई और दिव्या ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया। दिव्या खाने की प्लेट को एक तरफ सरका के अपनी खिड़की के कोने पर खड़ी हो गई और वापस अपनी सोच में गुम हो गई। दिव्या और देवू दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में, और अब देवू को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। इसी वजह से उसके पापा ने देवू की भी शादी करने का फैसला लिया, ये सोच के कि देवू जहाँ जाएगा वहाँ अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करके उनके विदेश वाले कारोबार को भी देवू वहीं संभाल लेगा। और इसी वजह से देवू वहाँ अकेला नहीं अपनी बीवी के साथ जाएगा। हालांकि देवू अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर उसके पापा धन सिंह ने उसकी एक ना सुनी और उसकी शादी पक्की कर दी। तो आज देवू की भी शादी भी होनी थी। देवू की शादी का सोच के दिव्या एक बार फिर शहर उठी। वो फिर से गीली कोरों से देवू को याद करने लगी और रोते रोते उसको वो दिन याद आया जब देवू ने खेल खेल में बचपन में कहा था, दिव्या तू बस मेरी ही बीवी बनेगी, कोई और तुझसे शादी नहीं करेगा। देवू की ये बचपन में हक से कई बात दोनों के दिल पे ऐसी छपी कि बड़े होते होते भी दोनों एक दूसरे को एहसास के साथ ही बंधे रहते। जब 10वीं क्लास में स्कूल में ड्रामा कंपटीशन में देवू और दिव्या दोनों ने मेला लैला मजनू का रोल किया तो सब बहुत बधाई दे रहे थे दोनों को अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन देवू और दिव्या तो दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर अपने आप ही परफॉर्म करते चले गए और बाकी सब लोग उसे अच्छा नाटक समझकर तालियां बजाए जा रहे थे। खैर उन दोनों का प्यार ऐसे ही एहसास हो के सारे आगे बढ़ता गया। एक दिन दिव्या देवू के घर में उसकी बहनों के साथ बैठकर किसी शादी के प्रोग्राम में जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। तभी उधर से देवू निकला। वो अपने छोटे भाई दीपू को पार्क में लेकर आया था। दीपू तो मम्मी के पास जाके खाने को बोला, लेकिन देवू वहीं हॉल में रुककर तीनों लड़कियों की बातें सुनने लगा। पूनम दीदी दिव्या को कह रही थी कि दिव्या तू लहंगा पहनना, तुझ पे लहंगा ही अच्छा लगेगा और तेरा ये सूट गुंजन पहन लेगी और मैं साड़ी पहन लूंगी तो हम तीनों को लुक अलग अलग आएगा। तो दिव्या बोली ओके दी मैं पहन लूंगी। तभी गुंजन बोली पूनम दी पर इसका ब्लाउज तो बहुत डीप है। और दिव्या दीदी आप पहन तो लोगी ना इतना डीप। गुंजन पूनम और दिव्या से छोटी थी इसलिए दिव्या को दीदी ही कहती थी, पर देवू गुंजन का दिव्या को दीदी कहना हमेशा खलता था पर कुछ कह नहीं पाता था। देवू कुछ देर तक उनकी बातों को सुनता रहा, फिर अपने रूम में आ गया और दिव्या के बारे में ही सोचने लगा। फिर उसे याद आया कि कल उसका स्कूल में इकोनॉमी का टेस्ट है, इसलिए वो बुक खोलकर पढ़ने लगा। दिव्या वहीं बैठी थी, इतने में वहां दिव्या की माँ भी आ गई। वो भी देवू की माँ और बाकी सबके साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद दिव्या अपनी माँ को वहीं छोड़कर अपने घर आ गई। दूसरे दिन स्कूल में क्लास टेस्ट शुरू हो गया था। देवू का पूरा नाम देवेंद्र शेखावत था और बहुत ही होशियार और समझदार स्टूडेंट भी था। वैसे तो देवेंद्र भी दिव्यांशी की तरह शांत स्वभाव का था, पर अगर गलती से भी कोई उसे कुछ कह दे या उसके अपनों को कुछ कह दे तो वो भौकाल बनने में भी टाइम नहीं लगाता था। तो आज दिव्या जब पेपर दे रही थी तो उसका ये क्लासमेट बार बार उसको परेशान कर रहा था। पेपर के टाइम तो वो दिव्या चुप रही, पर आज दिव्या स्कूल की ड्रेस में ना के फॉर्मल कपड़ों में आई थी, क्योंकि उसे यहीं से सीधा शादी वाली जगह पे जाना था और उसकी परमिशन उसे प्रिंसिपल से ले ली थी, इसलिए वो आराम से फॉर्मल ड्रेस पहनकर आई थी। वैसे तो दिव्या हमेशा ही बहुत सुंदर लगती थी, पर आज उसे जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें वो बला की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। और इसी वजह से सब उसकी क्लास के लड़के पहले से ही मन उसको चाहते थे। तो उन्हीं में से आज एक बार बार दिव्या को परेशान कर रहा था। दिव्या जब लिख रही थी तब उसकी कमर से उसका टॉप थोड़ा सा ऊपर उठ जाता और उसके पीछे बैठा लड़का बार बार उसकी कमर को देखने लग जाता। देवू को एग्जाम देते टाइम तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन एग्जाम के बाद दिव्या अपना पेपर देकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो उसकी एक फ्रेंड ने कहा, दिव्यांश से आज तक तू कहर बनकर आई है स्कूल में, बेचारे देवू के दिल पर तो आज तू बिजलियां गिरा रही है। इतना कह के उसको फ्रेंड हंसने लगी
और दिव्या गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने को कहने लगी। उसकी स्कूल की फ्रेंड उसे देवू के नाम से चिढ़ाती थी। कहीं ना कहीं उनको अंदाजा भी सही था कि ये देवू को प्यार करती है, और उनका ये मजाक दिव्या को तो अंदर तक हिलाकर रख देता था। दिव्या अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, तब दूर खड़ा देवू अपने दोस्तों के साथ होने के बाद भी उसकी एक नज़र दिव्या के ऊपर थी। बात करते करते दिव्या नीचे की तरफ झुकी तो उसका टॉप ऊपर हो गया, जिससे उसकी कमर का आधे से ज्यादा हिस्सा दिख रहा था। हालांकि उसका टॉप क्रॉप टॉप था, जिसकी वजह से हल्की हल्की तो पहले से ही दिख रही थी उसकी कमर, पर झुकने की वजह से पूरी दिखने लगी। ये सब देवू देख रहा था। देवू के साथ उसके कई दोस्तों ने भी देखा, तो उनमें से वही लड़का जो पहले दिव्या को परेशान कर रहा था वो बोला, क्या यार ये दिव्यांशी क्या चीज है, क्या लगती है ये, और आज तो इसने अपनी कमर के दर्शन करके मेरे छिपे हुए प्यार को जगा दिया। आज तो ये हूर की परी लग रही है। आज तो मैं इसको अपने दिल की बात इसे बता के ही रहूंगा। उस लड़के की बात सुनकर देवू ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के दबा लिया। वो एक नजर गुस्से से दिव्या को सामने देखने लगा, फिर अगले ही पल उस लड़के को सबके सामने ही आंखें दिखाकर गुस्से में बोला, सोचना भी मत उसके बारे में। और तू क्या, मैं स्कूल के सभी लड़कों के लिए ये कह रहा हूँ, दिव्यांशी राठौर को कोई आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उसका क्या अंजाम होगा वो उसी टाइम पता लग जाएगा। ये देवेंद्र शेखावत ही सबको पहले से दी हुई हिदायत है। देवू की ये बात सुनकर सभी लड़कों की बोलती बंद हो गई। उसके कुछ खास दोस्तों ने उसे शांत कराया, तब वो नॉर्मल हुआ, पर उसे अभी भी दिव्या पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी दिव्या को इस नज़र से देखे भी या इसके बारे में कुछ भी कहे। दिव्या इन सब से बेखबर अपनी सहेलियों से बातें करने में लगी थी। तभी स्कूल की छुट्टी हुई। देवू की दोनों बहनें भी उसी स्कूल में पढ़ी हुई थी, पर पूनम दी अब कॉलेज में है और गुंजन 11th क्लास में थी। देवू और दिव्या 12th क्लास में। तो छुट्टी होते ही गुंजन देवू को जाते देखी तो उसने थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में कहा, रोको गुंजन, अपनी फ्रेंड से जाके बोलो कि कपड़े ढंग से पहना करे, और नहीं हो तो ढंग के कपड़े खरीद ले। गुंजन जानती थी कि देवू किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वो क्या, उन दोनों के सभी घर वाले जानते थे कि ये दोनों कुछ हद तक एक दूसरे को पसंद करते। फिर भी गुंजन ने जानबूझकर कहा, कौन सी फ्रेंड भैया, और क्यों? देवेंद्र ने आंख दिखा के कहा, चुपचाप जाके बोल दे उसको, नाटक बंद कर अपना। इस बार गुंजन कुछ ना बोली और वहां से चली गई। शाम को सभी लोग शादी में मिले। सबने पहले से तय कपड़े पहने। दिव्या ने वही लहंगा पहना जिसकी चुन्नी उसने एक साइड से ही लगा रखी थी, जिससे उसका पूरा पेट और कमर दिख रही थी, और उसकी चोली भी पीछे से डीप थी, तो आधे बालों की वजह से उसकी हल्की हल्की खुली पीठ भी दिख रही थी। शादी में मौजूद सभी लड़कों की नजर बार बार दिव्या पे जाके रुकी थी, और देवू अंदर ही अंदर गुस्से से लाल तांता हुआ जा रहा था। तभी घर वालों के साथ दिव्या, गुंजन और पूनम खाना खाने चली गई। दीपू और ईशान, जो दिव्या का छोटा भाई था, वो देवू के साथ ही खड़े थे। दीपू और ईशान अभी 12 साल के थे। ये उसका बड़ा भाई तो राजस्थान में ही रहता था बचपन से दादा दादी के साथ। उधर दिव्या सबसे बातों में मस्त थी, और बाकी सभी लोगों का ध्यान दिव्या के ऊपर ही था। और देवू ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी दिव्या और गुंजन एक साइड में आके फोटो लेने लगी। अपने अपने वो घर वालों से थोड़ा दूर थी, सो देवू भी उन दोनों के पास जाके गुस्से में बोला, कपड़ों की कमी पड़ गई है शायद, या फिर कपड़े पहनने की तमीज भूल गई हो। ये बात देवू ने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कही। गुंजन तो समझ गई थी, लेकिन दिव्या अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये देवू ने किसको कहा है। तभी देवू वहां से सीधा अपने और दिव्या के मामा पापा के पास जाके बोला, मम्मा पापा, वो दीपू और ईशान को नींद आ रही है, तो वो लोग घर जाने की कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को घर ले जाता हूँ, आप लोग बाद में आ जाना। तभी दिव्या की मम्मी बोली, ठीक है बेटा, आप साथ में दिव्या को भी ले जाना, ईशान अकेला कैसे सोएगा, इसलिए उसे भी ले जा। तो देवू ने कहा, ठीक है आंटी। वैसे भी वो यही तो चाहता था। देवू के पीछे से आती हुई गुंजन और दिव्या तो एक दूसरे का मुंह देखकर आश्चर्य करने लगी। तभी देवू ने बहुत ही भोला बनते हुए कहा, चलें दिव्या। तो दिव्या ने भी हूँ कहा और उसके साथ आ गई गाड़ी में। घर पहुंचने के बाद देवू ने दिव्या से कहा, कपड़े चेंज कर लेना और आगे से ढंग के कपड़े पहना करना, और ढंग के कपड़े ना हो तो खरीद लेना, पर आगे से कपड़े तरीके से पहन लिया करना। इतना कह के देवू अपने घर की तरफ आ गया, और दिव्या ईशान को लेकर अपने घर के अंदर आ गई। इस घटना के बीच जाने के बाद दिव्या को ये एहसास तो हो गया था कि देवू को पसंद नहीं है कि कोई मुझे देखे। तो दिव्या भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब वर्तमान में वो अभी अभी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी उसका गेट नॉक किया। उसने ख्यालों से बाहर आके गेट खोला तो गेट पे बुआ जी थी। वो दिव्या को फोन देने आई थी। पूनम बार बार उसे फोन कर रही थी, पर ख्यालों में खोए हुए उसे याद ही नहीं आया कि इसका फोन भी बज रहा है। तभी माँ के फोन पे पूनम ने फोन करके दिव्या से बात करने को कहा, तो इसीलिए बुआ फोन देने आई थी।
फ़ोन लेके वापस गेट बंद कर दिया। दिव्या ने फ़ोन कान से लगाते हुए बहुत ही मरी आवाज़ में कहा, हाँ पूनम दी। तो पूनम कहने लगी, क्या दिव्या तेरी शादी क्या हो रही है? तू तो अभी से हमारा फ़ोन नहीं उठा रही। शादी के बाद तो तू हमें भूल ही जाएगी। मैडम को फिर नए लोग मिल जाएंगे। सुना है तेरे ससुराल में कई लोग हैं और तेरी ननद भी हैं 2-3 जिनके साथ रहकर तो तू हमारी दोस्ती भी भूल जाएगी। पूनम की बातों से परेशान होती दिव्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और उस घर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ पापा ही जानते हैं और अभी हम जानना भी नहीं चाहते कुछ भी। तभी पूनम से फोन गुंजन ने ले लिया और वो बोली, क्या यार दिव्या दी, आप तो यहाँ आने के बाद हमसे बात भी नहीं कर रही। शादी के नाम से ही तुम हमसे बात करना छोड़ गई और अब तो फोन भी नहीं उठाया। वैसे मैं और दीदी ये कहने के लिए फोन कर रहे थे, कल देवू भैया की बारात निकल जाने के बाद हम तेरे पास आ जाएंगे तेरी शादी में शामिल होने के लिए। वैसे भी पापा और बाकी सभी लोग शामिल नहीं हो पा रहे शादी में, इसलिए हम दोनों आ ही सकते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में। दिव्या बस उनकी बातों को सुन रही थी, बोल नहीं रही थी कुछ भी। तभी गुंजन वापस बोली, वैसे सुनो दी, वो भैया ने आपसे बोलने को कहा है कि आप शादी होने के बाद भी कपड़े पहनने की तमीज मत भूल जाना। ये बात आपसे कहने को कहा था भैया ने। देवू का नाम आते ही दिव्या दुख और दर्द से तड़प कर बोली, अपने भैया से कहना कि हमारी शादी के बाद हमारे पति का हम पे हक होगा, तो जो उसको पसंद होगा वो पहनूंगी, हर किसी की गुलाम नहीं है हम। और आगे बात ना करके फोन काट दिया। दिव्या देवू के नाम से एक बार फिर से तड़प उठी, एक बार फिर उसकी आंखें झलक उठी। वो खुद से बोली, अब किस हक से देवू तुम हमको ये कह रहे हो? जब तुम किसी और से शादी कर रहे हो तो फिर से देवू के ख्यालों में खो गई। उसे याद आ गया वो दिन जब वो अपनी माँ और देवू की मम्मा के साथ बैठकर पूनम की शादी के लिए कुछ कपड़े देख रही थी। तो पूनम और गुंजन वही थी, तो वो सब बैठ के कपड़ों को देख रही थी। तभी ध्यान तो कपड़ों पे था, लेकिन उसी टाइम देवू बाहर से आया और उसको घर के अंदर देख के पहले तो कपड़ों को देखा, फिर दिव्या के हाथों में जो येलो कलर की साड़ी थी उसे देख के देवू बिना किसी की ओर देखे बोला, येलो साड़ी मत लेना। वो इतना कह के वहां से चला गया। किसी की भी समझ में नहीं आया कि देवू ये क्यों कह के गया और किसको। खैर किसी को तो समझ में नहीं आया, पर दिव्या समझ गई थी कि ये देवू ने किसको कहा। तो उसने वो साड़ी वहीं छोड़ दी, दूसरी देखने लगी। सभी वापस अपने 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 में मगन हो गए। तब दिव्या वहां से चुपके से नजर बचाकर छत पर चली गई, जहाँ पहले से ही देवू था। दिव्या छत पर गई तो देवू दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था। दिव्या भी उसके पास जाके खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे बिना कुछ बोले। इतने में किसी के आने की आहट हुई तो दिव्या वहां से जाने लगी। देवू ने जाते ही दिव्या का हाथ पीछे से हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगा। दिव्या ने देवू को देखा और उसकी आंखों ही आंखों में वो उसका हाथ छोड़ने के लिए कहने लगी। देवू ने पहले तो उसका हाथ बहुत कस के पकड़ लिया, लेकिन बाद में अपने आप छोड़ दिया। इस टाइम सीढ़ियों से जाती हुई दिव्या को गुंजन ने देख लिया। उसके बाद कुछ देर के बाद उसे छत से आता हुआ देवू भी दिख गया था। ये सब देख गुंजन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुई, पर अगले पल उसे सारा माजरा समझ में आ गया। कई महीने ऐसे ही बीत गए। आज करवा चौथ भी थी। वैसे तो दिव्या जब से समझने लगी तब से करवा चौथ का व्रत करती थी और ये बात देवू भी अच्छे से जानता था। वो हर साल किसी न किसी बहाने से बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना उसे पानी पिला देता था। पर इस बार पूनम ने भी व्रत किया था क्योंकि उसकी सगाई हो गई थी। तो इस बार दिव्या को डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन फिर भी उसने व्रत किया। शाम को वो भी अपनी माँ और पूनम और देवू की मम्मा के साथ छत पे खड़ी होकर चांद का इंतजार कर रही थी। सबको लगा कि जैसे गुंजन खड़ी है वैसे दिव्या भी, किसी को नहीं लगा कि दिव्या का व्रत भी है सिवाय देवू के। वैसे देवू आज नजर बचाकर दिव्या को देख रहा था और दिव्या को भी ये पता लग रहा था कि देवू उसे देख रहा है। दिव्या ने आज पिंक कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। खैर चांद निकलने के बाद सबने पूजा की और पूजा करने के बाद जब वो सब नीचे आने लगे, दिव्या बार बार देवी को देख रही थी पर वो वहां नहीं था। हार कर दिव्या सबके साथ नीचे आ गई। सब लोगों के साथ देवू भी वहीं था। आज सब लोग मिलकर एक ही जगह खाना खा रहे थे तो सबकी थाली लग चुकी थी, लेकिन दिव्या को डर लग रहा था कि उसकी पूजा नहीं हो पाई है अभी, और हर साल देवू के पानी पिलाने के बाद ही वो खाना खाती थी और इस बार वो ये सोच के घबरा रही थी। तभी वो बहाना करके वहां से आ गई, लेकिन अब वो देवू से कैसे कहे। आज तक उसने कभी नहीं कहा। अब तक देवू बिना कहे समझ जाता था, पर आज कहा है वो ये ही सब सोच के परेशान हो रही थी। तभी गुंजन आई और बहुत आराम से बोली, वो छत पे हैं,
अपना व्रत पूरा कर लो। ये सुनने के बाद दिव्या तो सुन्न ही पड़ गई। गुंजन को कैसे पता लगा? वो कुछ कहती उससे पहले ही गुंजन जा चुकी थी। छत पे जाके दिव्या ने देखा देवू मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी को देखे जा रहा है। वो जल्दी से आई और आके पूजा की थाली लेके पूजा करने लगी। देवू भी हर साल की तरह इस साल भी बिना कुछ बोले बस उसका साथ दे रहा था। पूजा के बाद जैसे ही दिव्या ने देवू को देखा तो गौर किया देवू 14 साल का था, तब भी ऐसी शांति से उसके हल्के से बाल हटाकर उसके सिंदूर लगाता था। और आज 21 साल से ज्यादा हो गया है, तब भी बिना दिव्या को देखे चुपचाप दिव्या के हल्के से बाल हटाकर आज फिर से उसके सिंदूर लगा दिया। दिव्या भी बिना बोले ये सब देखती रही। बचपन से ही देवू और दिव्या एक ही दूसरे को पसंद करते थे, पर जुबान से आज तक कुछ नहीं बोलते थे। दोनों के दिल और आंखें ही सारी बातें कर लेते थे। आज भी शर्मीली दिव्या बिना कुछ बोले देवू के हाथ का पानी पीकर नीचे जाने लगी तो पहली बार देवू ने कहा, दिव्या सुनो, आज का खाना मेरे साथ में खाना, सबके साथ नहीं। मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। दिव्या ने बस अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। वो वहां से आराम से नीचे जा रही थी और उसका ध्यान अभी देवू में ही था। वो गर्दन नीचे करके आ रही थी, तभी वो सामने से आती हुई गुंजन को ना देख सकी और उससे टकराते टकराते बची। तब उसे होश आया। गुंजन ने हाथ बांध कर कहा, तो मैडम पूजा हो चुकी है, अब पानी पी लो ताकि सामने वाले को देखने को एनर्जी आ जाए। दिव्या की तो फिर से बोलती बंद हो गई। अब वो क्या बोले, वो बस इतना ही बोली, हम घर जा रहे हैं, और फुर्ती से वहां से चली गई। दोनों फैमिली साथ में बैठ के बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद सब लोग आपस आराम करने का कह के अपने अपने घर चले गए। दिव्या की मम्मी पापा भी ईशान के साथ घर आ गए। दिव्या पहले ही आ गई थी। धीरे धीरे करके दोनों घरों के लोग सोए हुए थे। करीब 3 घंटे बाद देवू आया और दिव्या को पता ही नहीं चला वो कैसे आया। दिव्या का ध्यान तो अपनी खिड़की से बाहर देवू के घर की तरफ था। तभी पीछे से देवू ने कहा, खाना खिड़की के बाहर नहीं है। दिव्या ने पीछे मुड़ के हैरानी से देवू को देखा और आंखों में पूछा, कब आए? देवू ने भी बिना कुछ बोले दिल की आवाज दिल तक पहुंचा दी। दिव्या बिना कुछ बोले देवू के पास आ गई और उसने पहले से जो थाली लगा कर रखी थी उसमें से खाने के लिए निवाला लिया ही था कि देवू ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें झपकार कर उसे मना किया और खुद अपने हाथ से उसको खिलाने लगा। दिव्या भी कुछ कहे बिना देवू के हाथ से खाना खाती रही। कुछ देर खामोशी से अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा कर देवू अपने घर की तरफ चला गया। देवू आज भी अपने दिल की बात जुबान से ना कहकर दिल से कह गया। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा। एक दिन पूनम की शादी के लिए पूनम और दिव्या गुंजन के कॉमन फ्रेंड सभी मिलकर उसकी शादी की शॉपिंग करने मार्केट गए थे। दिव्या, गुंजन और पूनम को देवू अपनी गाड़ी में लेके गया था। दिव्या जब से आई थी तब से ही थोड़ा परेशान थी। आज देवू ने उसे कई बार परेशानी वाले भावों के साथ देखा। बाकी सब लोग पूनम की खरीदारी में मस्त थे। किसी को भी दिव्या की परेशानी नजर नहीं आई। एक बार उसके चेहरे पर सेकंड लाते हुए अपने पेट को जोर से पकड़ लिया। तब पीछे चल रही गुंजन ने उसे रोक के कहा, क्या हुआ दी, ठीक हो तुम? तब दिव्या ने धीमे से कहा, पेट में दर्द है हल्का था। दिव्या ने ये बहुत धीरे से बोला, लेकिन फिर भी पास ही खड़े देवू ने सुन लिया। तभी गुंजन बोली, ज्यादा हो रहा है? तो दिव्या उसके कान के पास जाके कुछ बोली, फिर ज्यादा नहीं, बस हल्का। तब दोनों मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वो लोग अभी साड़ियों की शॉप से कुछ साड़ी खरीद के कुछ दुकान से बाहर आ गई थी और अब वो लोग दूसरे शोरूम में जाते तो सड़क क्रॉस करके जाना था। तो सभी लोग जब उस दुकान की तरफ जाने के लिए सड़क पे आए तब दिव्या भी बहुत धीमे चल रही थी। उसने एक हाथ से अपनी कमर को पकड़ा हुआ था कस के। उससे थोड़ा सा दूर पूनम चली थी। तभी वो वापस लौट के दिव्या के पास आई। दिव्या ने आज व्हाइट कलर का सूट पहना था। पूनम ने आते ही कहा, दिव्या क्या हो रहा है तुझे? तभी दुकान से बाहर आता देवू, जो अभी बिल पे करके सबसे पीछे निकल के आ रहा था। उसकी नजर जैसी सामने खड़ी दिव्या और पूनम पे पड़ी तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे वापस दिव्या को देखा। वो उसको इस तरह देख के भाग के वहां से आया और उसे जल्दी में कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसने अपनी जैकेट उतारी और अपनी जैकेट से दिव्या की कमर को कवर करके उसकी कमर से बांध दी। पूनम भी अब तक देवू के ऐसा करने की वजह समझ चुकी थी। उसने भी कुछ नहीं कहा और दिव्या, वो तो शर्म से मरी जा रही थी। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। देवू ने दिव्या का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और चलते चलते उसने पूनम को कहा, तुम लोगों की शॉपिंग हो जाए तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। पूनम भी कुछ ना बोली, बस गर्दन हिलाकर हाँ कर दिया। दिव्या और देवू दोनों गाड़ी से घर आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे भी दिव्या की आंखों से आंसू आ रहे थे। अब ये आंसू दर्द से थे या शर्म से वो समझ नहीं पा रहा था। बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग घर आ गए थे। उसने दिव्या के घर के आगे गाड़ी रोक दी। दिव्या गाड़ी में से उतरने वाली थी कि तभी देवू ने थोड़ा दबी आवाज में कहा, इतनी जरूरी बात भी तुमसे ध्यान नहीं रखी जाती, पता रखना चाहिए ना। देवू ने इतना कह के चुप हो गया और दिव्या भी बिना मुड़े अपने घर
घर आ गई जल्दी से। दिव्या घर आके बहुत रोई। आज उसने बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही थी। वो रात तक अपने कमरे में ही रही। खाना भी उसकी माँ कमरे में देने आई थी। तभी देवू उसके घर आया और उसकी माँ से दिव्या की बुक लेने के बहाने उसके रूम में जाने की कही। दिव्या अब भी अपने बेड पे अपना पेट पकड़ के बैठी हुई थी। देवू ने उसे गेट से देखा, फिर उसके घर की किचन में जाके उसके लिए हल्दी वाला दूध लेके आ रहा था। तभी दिव्या की माँ ने देख लिया। वो कहने लगी, अरे बेटा ये हल्दी वाला दूध। तो देवू थोड़ा हिचकते हुए बोला। वो आंटी दिव्या ने बोला कि मम्मा सो गई होंगी तो मैं उसके लिए किचन से जाके दूध ले आऊं, तो बस इसलिए। दिव्या की माँ ने भी कहा ओके, और देवू से बोली अब जाओ देवू आप अपनी दोस्त को दूध दे आओ। देवू दूध लेके दिव्या के पास आया। दिव्या तो घबरा ही गई। देवू को ऐसे अपने सामने हल्दी वाला दूध लेके आया देख। तब देवू ने उसे ग्लास देते हुए कहा कि पी लो, अच्छा रहता है हल्दी वाला दूध, और दूध पी के सो जाना, ज्यादा परेशान ना हो सोच सोच के, पर हमेशा ध्यान रखा करो ऐसी जरूरी चीजों को। दिव्या बिना कुछ बोले उसकी बात सुनती रही और देवू कुछ देर बाद अपने घर पर आ गया। देवू की इस फिक्र ने तो दिव्या को और भी ज्यादा उसके करीब कर दिया था। देवेंद्र और दिव्यांतिका का प्यार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।